नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री पहुंचे थे ग्वालियर, लेकिन रास्ता घेर कर महिलाओं ने सुनाई खड़ी खड़ी और सीधा सीधा कृषि मंत्री का रास्ता रोक लिया है। किसानों ने दिल्ली में 125 करोड़ किसान क्या कृषि मंत्री को नहीं दिख रहे हैं, ये बड़ा सवाल रास्ता घेर कर महिलाओं ने सीधा सीधा कृषि मंत्री से पूछ लिया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा शासित दिल्ली नगर निगमों में कॉमनवेल्थ घोटाले से भी बड़ा घोटाला हुआ है। यह बड़ा आरोप लगाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जिसके बाद मुश्किल में फंस सकती है भारतीय जनता पार्टी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर हमला, कहा नोटबंदी, कोरोना और चीन पर 3 ऐतिहासिक झूठ किसने बोले। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन के बीच गृह मंत्री पहुंचे थे ग्वालियर, रास्ता घेर महिला ने सुनाई खरी खोरी। दिल्ली में 125 करोड़ किसान नहीं दिख रहा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों पर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है। जहां सरकार लगातार किसानों से बातचीत के लिए आने को कह रही है, वहीं संगठनों ने साफ कर दिया है कि पहले केंद्र को कृषि कानूनों को रद्द करना होगा, इसके बाद ही कोई बातचीत होगी। दोनों पक्षों में कोई भी अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच हाल ही में एक चौंकाने वाला वाक्य हुआ। दरअसल किसान आंदोलन के बीच ही नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में अपने गृह नगर ग्वालियर में किसान सम्मेलन में पहुंचे थे। यहाँ कुछ लोगों ने उनका काफिला रोक लिया और इसके बाद एक महिला ने सवाल जवाब के दौरान केंद्रीय मंत्री को खरी खरी सुनाई। क्या थी पूरी घटना? बताया गया है कि ग्वालियर पहुंचने के दौरान कुछ किसान नेताओं ने ही कृषि मंत्री का काफिला रोक लिया था। इसके बाद जब पुलिस के कहने के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो खुद नरेंद्र सिंह तोमर उनसे बात करने पहुंचे। यहां एक महिला ने उन्हें साफ शब्दों में पूछा कि अगर दिल्ली में 125 करोड़ किसान पड़ा हुआ है, वहां आपको किसान दिखाई नहीं दिया, और यहाँ पर जो किसान सम्मेलन हो रहा है उसमें आपको किसान दिख रहे हैं। महिला ने आगे पूछा, किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने भी नहीं दिया गया। हालांकि इन सवालों पर तोमर ने पलटवार करते हुए कहा कि जो किसान पड़े हुए हैं वे 125 करोड़ नहीं है, आप गिनती कर लीजिए, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। तोमर ने कहा कि कुछ किसानों को जाने नहीं दिया गया क्योंकि आप विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप कानून के समर्थन में आओगे और चर्चा के लिए जाओगे तो हम चर्चा करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगमों में कॉमनवेल्थ घोटालों से भी बड़ा घोटाला, अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली नगर निगमों में कॉमनवेल्थ घोटालों से भी बड़ा घोटाला हुआ है। सीएम ने आरोप लगाया है कि दिल्ली नगर निगमों में 2500 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई है। दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इमारतों के लिए आवश्यक अनुमति देते समय नगर निगमों में हर साल 5-10 हजार करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। उन्होंने कहा, ये बेहद दुखद दिन है क्योंकि हम एमसीडी में हुए सबसे बड़े घोटाले की बात कर रहे हैं। 2500 करोड़ रुपए का घोटाला राष्ट्रमंडल खेल घोटाले से भी बड़ा है। यहाँ तक कि सड़कों पर भी लोग एमसीडी में भ्रष्टाचार की बात करते हैं और वही लोग दिल्ली सरकार के ईमानदार होने की बात भी करते हैं। केजरीवाल ने कहा, इन 2500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सफाई कर्मचारियों, डॉक्टरों और निगम के अन्य कर्मचारियों का वेतन देने के लिए किया जा सकता था। इसका इस्तेमाल 12,500 अस्पतालों के बिस्तर, बेड या 7,500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए किया जा सकता था। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने सदन में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधोड़ी ने कथित घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के लिए दबाव बनाने को भी कहा। उन्होंने कहा, नगर निगम में भाजपा के 15 साल के शासन का काला युग अब समाप्त होने वाला है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर हमला, नोटबंदी, कोरोना और चीन पर 3 ऐतिहासिक झूठ किसने बोले? जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और उनके उस बयान की निंदा की है जिसमें पीएम ने कल मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर 3 बड़े झूठ फैलाए जा रहे हैं। सिब्बल ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा है कि किसानों का दर्द समझिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम पर ही 3 बड़े झूठ बोलने का आरोप लगाया है। सिब्बल ने पीएम मोदी पर नोटबंदी, कोरोना और चीन के मुद्दे पर देश से 3 ऐतिहासिक झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कपिल सिब्बल ने पीएम पर आरोप लगाते हुए ट्विटर पर लिखा है, प्रधानमंत्री जी, फार्म कानून 3 बड़े झूठ फैलाए जा रहे हैं, किसानों का दर्द समझिए, वो राजनीति नहीं है। 3 ऐतिहासिक झूठ किसने बोले? नोटबंदी, 50 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। कोरोना, केवल 21 दिन रुकिए। चाइना, हमारी जमीन के चीन का कब्जा नहीं है। बता दें,
कि प्रधानमंत्री ने कल मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि देश की विपक्षी पार्टियां कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैला रही हैं और किसानों से 3 बड़े झूठ बोल रही हैं। पीएम ने कहा था कि ये झूठ एपीएमसी यानी कृषि मंडियों को लेकर है और मंडियां बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसानों को अब ये छूट होगी कि वो अपनी उपज मंडी में या कहीं भी बेच सकें। पीएम ने कहा कि दूसरा बड़ा झूठ एमएसपी को लेकर और तीसरा बड़ा झूठ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर फैलाया जा रहा है कि कंपनियां किसानों की जमीन कब्जा कर लेंगी। पीएम ने कहा सरकार एमएसपी जारी रखने की बात कह चुकी है और नए कृषि कानूनों में ये प्रावधान है कि किसान अपना कॉन्ट्रैक्ट जब चाहे तब खत्म कर सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी के अनियोजित लॉकडाउन के चलते गई लाखों लोगों की जान। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के केस भले ही कम हो गए हों लेकिन खतरा भी टला नहीं है। आज 25,000 से अधिक मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। देश में कोरोना का आंकड़ा 1 करोड़ के पार होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और नीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि 1 करोड़ कोरोना संक्रमित और लगभग 1.5 लाख मौत। पीएम मोदी के 21 दिन में कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का दावा अनियोजित लॉकडाउन के चलते सही साबित नहीं हुआ। हाँ, इससे लाखों लोगों की जान जरूर चली गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, आम आदमी पार्टी का बड़ा दांव, यूपी में संजय सिंह को बनाया सीएम कैंडिडेट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखने का ऐलान करने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की पुख्ता तैयारियां पार्टी ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान पार्टी में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के नाम का ऐलान किया। प्रदेश सचिव मीनाक्षी श्रीवास्तव और जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जादौन के मुताबिक कार्यकर्ताओं ने भी संजय सिंह को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग की। आप यूपी में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने मंगलवार को इसकी घोषणा की। यूपी में वर्ष 2022 में विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। उन्होंने कहा था कि जन आंदोलन के जरिए 8 साल पहले उन्होंने पार्टी बनाई थी और आप दिल्ली में 3 बार सरकार बनाने में सफल रही। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इसके अलावा उनकी पार्टी ने पंजाब में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका भी निभाई। दिल्ली में अपनी डगमगाती सियासत के बीच उत्तर प्रदेश में अस्तित्व तलाश रही आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को गुरुवार को यहाँ के पत्रकारों ने उनकी करतूतों का जिक्र कर आईना दिखा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति करने पहुंचे आप सांसद संजय सिंह का दांव उल्टा पड़ गया। दूसरों पर आरोप लगा सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे संजय सिंह से पत्रकारों ने दिल्ली में यूपी वालों के अपमान और बेकाबू कोरोना पर सवाल दाग दिए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के बजाय आप सांसद बीच में ही छोड़कर चल दिए। कोविड प्रबंधन में WHO समेत दुनिया भर में प्रशंसा पा रही योगी सरकार पर सवाल उठाने पहुंचे संजय सिंह दिल्ली में कोविड के नाम पर उपकरणों की खरीद में हुए तालमेल पर सबूतों के साथ हुए सवाल पर तिलमिला उठे। यूपी में राजनीति करने का सपना देख रहे संजय सिंह से पत्रकारों ने कोरोना के कठिन दौर में यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से जबरन बाहर किए जाने पर सवाल पूछा, लेकिन सीधा जवाब देने की बजाय संजय सिंह मामले को टाल गए। करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑल इंडिया किसान सभा ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया किसान सभा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ वह भी जुड़ेगा। IKS के नेता अजीत नवेल और अशोक धावले, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर DM ददार और सुनील मालुसरे ने नासिक में यह घोषणा की। धावले ने कहा, तीनों कानूनों का लक्ष्य उद्योगपतियों को किसानों की कीमत पर मुनाफा कमाने की अनुमति देना है। उनका विरोध करने के लिए हम 21 दिसंबर को नासिक से रवाना होंगे और प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। हजारों किसानों के हमसे जुड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा, किसान रैली नासिक से शुरू होगी और 22 दिसंबर को धुले में एक जनसभा होगी। किसान 1266 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली पहुंचेंगे और 24 दिसंबर को प्रदर्शन में शामिल होंगे। हम अपने साथ राशन लेकर जाएंगे ताकि हम वहां अधिक समय तक ठहर सकें। उन्होंने कहा कि नए कृषि विपणन कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुरक्षा नहीं करते, इसलिए उनका संगठन इन कानूनों के खिलाफ है। हजारों किसान 3 सप्ताह से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गतिरोध दूर करने के लिए केंद्र और 4 किसान संगठनों के बीच 5 दौर की औपचारिक वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसान संगठन इन कानूनों को वापस लेने का मांग कर रहे हैं। धावले ने कहा कि IKS और संबंधित संगठन विद्युत विधेयक 2020 का भी विरोध करेंगे। उन्होंने दावा किया कि यह इस क्षेत्र के निजीकरण के लिए है, जिससे लोगों का बिजली बिल बढ़ जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। MCD में 2500 करोड़ के घोटाले को लेकर सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला।
की सीबीआई जांच की मांग। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन नगर निगमों में 2500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि जो भी दोषी है उनको सख्त सजा दी जाए। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी पर 2500 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया है। सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में अपने संबोधन में कहा कि ये 2500 करोड़ किसका पैसा था? ये सफाई कर्मचारियों का पैसा था। अगर ये 2500 करोड़ का घोटाला ना होता तो सफाई कर्मचारियों, डॉक्टरों को उनकी तनख्वाह समय पर मिल सकती थी। इतना ही नहीं, दिल्ली सीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आज विधानसभा में चर्चा हुई कि किस तरह से भाजपा शासित नगर निगम में 2500 करोड़ का घोटाला हुआ। ये दिल्ली के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी है उनको सख्त सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी ने जो 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया, ये 2500 करोड़ रुपए किसका पैसा था? ये पैसा सफाई कर्मचारियों, डॉक्टर्स और नर्सेस का पैसा था। केजरीवाल ने कहा कि हमारे यहाँ 2 बार सीबीआई रेड हुई, हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं था। लेकिन जब हमने 2500 करोड़ के इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की तो इन्होंने चोरी करने वालों की जगह जांच की मांग करने वालों को ही पकड़ लिया। इसका मतलब पूरी की पूरी दाल ही काली है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एमसीडी में 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ये किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं था। उन्होंने इसे दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। साथ ही इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदर्शनकारी किसानों पर 50-50 लाख के मुआवजे के मुकदमे ठोक रही बीजेपी सरकार, अखिलेश ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संबल जिले में किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों को नोटिस भेजकर 50,000 का मुचलका भरने के लिए कहा गया है। जिले के 6 किसान हैं जिन्हें नोटिस भेजा गया है। पहले इन्हें 50 लाख के नोटिस भेजे गए थे, लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर 50,000 कर दिया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोकने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट किसानों का अधिकार है, उसे रोका नहीं जा सकता। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट से प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों पर प्रति किसान 50-50 लाख के मुआवजे के मुकदमे ठोक रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जैसी जनविरोधी सरकार आज तक नहीं आई। सपा अध्यक्ष ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों पर प्रति किसान 50-50 लाख के मुआवजे के मुकदमे ठोक रही है, जबकि उच्चतम न्यायालय किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वैधानिक मान्यता दे चुका है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी जितनी जनविरोधी सरकार आज तक नहीं आई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के बाद अडानी ने खोला किसानों के खिलाफ मोर्चा, आंदोलन के विरोध में शुरू किया विज्ञापन अभियान। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के विवादित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन में अपना नाम गूंजने के बाद अब अडानी समूह ने आंदोलन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अडानी समूह ने उत्तर भारतीय और पंजाब के अखबारों में विज्ञापन देकर अपनी सफाई पेश की है। समूह ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान कल्याण के लिए काम करने वाली कंपनी को निहित स्वार्थों द्वारा बदनाम किया जा रहा है। अडानी समूह ने लोगों से इस दुष्प्रचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। पंजाब के प्रकाशनों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापनों में अडानी समूह ने अपने खिलाफ चल रहे कथित अभियान को दुष्प्रचार के साथ ही झूठा भी करार दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अडानी समूह किसानों से सीधे तौर पर खरीद करता है और जमाखोरी करता है। यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अडानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों का शोषण कर रहे हैं। इसके अलावा अडानी समूह द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बारे में भी खूब बातें हो रही हैं। पूरे पृष्ठ के विज्ञापनों के माध्यम से अडानी समूह ने स्पष्ट किया है कि कंपनी की भंडारण की मात्रा तय करने और अनाज के मूल्य निर्धारण करने में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वह केवल एफसीआई के लिए एक सेवा बुनियादी ढांचा प्रदाता कंपनी है। एफसीआई किसानों से खाद्यान्न खरीदता है और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निर्मित साइलों में इन्हें संग्रहित करता है। निजी कंपनियों को भंडार स्थान के निर्माण और भंडारण के शुल्क का भुगतान किया जाता है, लेकिन इनके स्वामित्व के साथ साथ इसके विपणन और वितरण का अधिकार एफसीआई के पास है। बंदरगाह से लेकर ऊर्जा कारोबार से जुड़ी कंपनी ने स्पष्ट किया है कि अडानी समूह किसानों से अनाज खरीदने में संलग्न नहीं है और न ही वह अनुबंध खेती में शामिल है। इसके अलावा यह बात भी स्पष्ट की गई है कि वह कृषि भूमि का अधिग्रहण भी नहीं करता है। समूह ने कहा है कि वह न तो किसानों से खाद्यान्न खरीदता है और न ही खाद्यान्न का मूल्य तय करता है। वह केवल अनाज भंडारण के लिए साइलो विकसित करती है और इसे संचालित करती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कर्फ्यू या लॉकडाउन लागू करने की घोषणा पहले से की जाए।
जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान देश के कई हिस्सों में कई बार लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया। वहीं इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कर्फ्यू या लॉकडाउन लागू करने के किसी भी निर्णय की घोषणा पहले की जानी चाहिए, ताकि लोग अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले प्रावधान कर सके। कोरोना महामारी के बीच देश के कई हिस्सों में केंद्र व राज्य सरकारों ने लॉकडाउन व संपूर्ण कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा की थी। वहीं अभी देश के कई राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है। बता दें कि देश में अभी भी कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी के चलते राज्य सरकारें अपने यहाँ कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नाइट कर्फ्यू लागू करने की घोषणा करती रहती है। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई टिप्पणी इसी को लेकर है कि जो भी राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की घोषणा करें वो पहले से की जाए, ताकि आम जनता को इसके लिए पहले सुचारू रूप से प्रावधान कर सके और उन्हें कोई परेशानी न हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र बंगाल सरकार में ठनी, कोरोना का हवाला देकर डीजीपी चीफ सेक्रेटरी का दिल्ली आने से इनकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक के मामले में ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को आज फिर तलब किया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों ने ही दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को आज शाम 5 बजे तक गृह मंत्रालय दिल्ली में बुलाया गया था। बता दें कि ममता बनर्जी सरकार ने कोरोना का हवाला देकर इन दोनों अधिकारियों को दिल्ली आने में असमर्थता जताई। हालांकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के लिए तैयार हैं। मालूम हो कि कल ही एमएचए ने बंगाल सरकार को दूसरी बार पत्र लिखकर 3 आईपीएस अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिल्ली भेजने को कहा था, जिस पर कोई जवाब नहीं मिला था। ऐसे में कहा जा रहा है कि यदि राज्य फिर से अधिकारियों को कार्यमुक्त करने से इनकार करता है तो कानूनी राय ली जाएगी। इसके लिए आईपीएस कैडर नियम 1954 के नियम 6 का हवाला दिया गया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने जेपी नड्डा की 9 और 10 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में हुए रोड शो के दौरान पथराव और हमले की सुरक्षा चूक को लेकर पश्चिम बंगाल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया था। बाद में उनको दिल्ली बुलाया गया, लेकिन राज्य सरकार ने उनको भेजने से इनकार कर दिया। फिर जब 3 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली बुलाया तो फिर से राज्य सरकार ने इनकार कर दिया। ऐसे में इस मसले पर राज्य और केंद्र के बीच टकराव बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मानहानि मामले में भाजपा नेता मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, समन रद्द करने से इनकार। जी हां दोस्तों, उच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि के मामले में आरोपी व भाजपा सांसद मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र गुप्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने भाजपा नेताओं की इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा बतौर आरोपी जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की थी। स्कूल भवन व कक्षाओं के निर्माण में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा सांसद तिवारी, विधायक गुप्ता व अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि का यह मुकदमा दर्ज कराया है। सिसोदिया ने आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन बताते हुए भाजपा नेताओं पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है। जस्टिस अनु मल्होत्रा ने भाजपा नेताओं की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय 7 दिसंबर को सुरक्षित रख लिया था। तिवारी और गुप्ता की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय से कहा था कि निचली अदालत द्वारा जारी समन ऐसे साक्ष्य पर आधारित है जिसे कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि इसलिए निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द किया जाना चाहिए। निचली अदालत ने 28 नवंबर 2019 को तिवारी और अन्य के खिलाफ समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। इस मामले में निचली अदालत ने तिवारी व गुप्ता के अलावा भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा, हंसराज हंस, विधायक मजिंदर सिंह सिरसा व पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ भी बतौर आरोपी समन जारी किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में लहराए भाजपा के कथित घोटाले के बैनर। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार तक बढ़ा दिया। दूसरे दिन भी इसकी शुरुआत हंगामेदार रही। दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भाजपा पर नगर निगम में 2500 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप लगाते हुए सदन में बैनर लहराए। आप विधायकों ने जो बैनर पकड़े थे उस पर लिखा था कि भाजपा ने किया 2500 करोड़ का घोटाला, भाजपा वालों को जेल भेजो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईपीएस मामले में ममता को केजरीवाल का साथ, दिल्ली सीएम बोले राज्य के अधिकारियों में दखल दे रहा केंद्र। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की जंग से पहले केंद्र और राज्य सरकार में ठन गई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बीते दिनों हमला हुआ, जिसके बाद केंद्र ने 3 आईपीएस अफसरों को दिल्ली वापस बुलाया, लेकिन ममता सरकार ने उन्हें भेजने से इनकार किया है। अब इस पूरे विवाद पर ममता बनर्जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ मिला है। केजरीवाल ने ममता का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि बंगाल के प्रशासन में केंद्र द्वारा दखल देना बिल्कुल गलत है। चुनाव से पहले ये केंद्र द्वारा राज्यों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश है। ऐसा कदम उठाकर संघीय ढांचे पर हमला किया गया और उसे
कमजोर करने की कोशिश की गई है। बता दें कि खुद दिल्ली सरकार भी कई बार अफसरों के पोस्टिंग ट्रांसफर के मसले पर केंद्र से भिड़ चुकी है। दरअसल दिल्ली सीएम ने ममता बनर्जी के उन ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बयान दिया है जिसमें बंगाल की सीएम ने केंद्र पर करारा वार किया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार द्वारा 3 आईपीएस अफसरों की दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पूरी तरह गलत है और राज्य सरकार के अधिकारों का उल्लंघन है। ममता ने कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह के फैसले केंद्र की मंशा को दर्शाते हैं। बंगाल किसी भी तरीके से गैर लोकतांत्रिक शक्तियों के आगे नहीं झुकेगा। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 अफसरों को दिल्ली वापस बुला लिया था, लेकिन ममता सरकार ने कहा था कि उनके पास अफसरों की कमी है, ऐसे में वो इन्हें नहीं भेजेंगे। हालांकि केंद्र की ओर से फिर से अफसरों की चिट्ठी लिखी गई है। साथ ही राज्य के चीफ सेक्रेटरी और अन्य बड़े अफसरों को कानून व्यवस्था के मसले पर समन किया गया है। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी में तकरार बढ़ रही है, फिर चाहे वो राजनीतिक जंग हो, पार्टी में सेंधमारी या फिर जुबानी जंग। बता दें कि बंगाल में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की जनता को अब बिजली का झटका, कमलनाथ बोले शिवराज सरकार ने जनता के साथ किया बड़ा धोखा। जी हां दोस्तों, पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही बढ़ोतरी के बीच मध्य प्रदेश की जनता को अब बिजली का झटका लगा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।